जी, जैसे फिल्मों में कहते हैं ना धर्मेंद्र ही मैन, जी, जी। तो इस इलाके की पॉलिटिक्स का कर्नल राम सिंह ही मैन। हमने कहा कर्नल साहब ये राव वरिंदर सिंह का आदमी था। बोलो भाई इनका काम करेंगे जब थे हमारे बनेंगे। अच्छा, ये देखो सोच थी। ये इसकी इतनी बड़ी सोच, मतलब उनको 4 लाख की ग्रांट दी। और साथ में ये भी कह दिया और चाहिए तो और भी ले जाना भाई। हमने कापड़ीवास वो सरपंच साहब थे, हम उनके पास गए कि जी आप बन जाओ, हम 9 वोट दे देते हैं। नहीं रणधीर कापड़ीवास के पिताजी से कहा। पिताजी को श्योताज नाम से। श्योताज। हाँ। अगर आप रिकॉर्ड उठा के दिखा दो, अगर इंद्रजीत ने, कप्तान अजय सिंह ने या किसी ढीमदारी ने पार्लियामेंट में या विधानसभा में या अखबार में सैनिक स्कूल के लिए कोई बयान दिया हो तो पावर में रहते हुए। राव वरिंदर सिंह के कट्टर समर्थक हर गांव के अंदर ऐसे मौजूद आदमी है जो डिगते नहीं कभी भी। दूसरे जो साथी थे कर्नल राम सिंह के बाद जो है, कर्नल राम सिंह जब तक थे साथ, जब तक लोगों को डटे हुए थे, उसके बाद वो बिखर गए और इनकी एकता बनी रही। उनको जनता पार्टी की टिकट दिलवाने में चौधरी चरण सिंह के दामाद का जो है ना वो एक बहुत बड़ा रोल था। एक बात बताओ, हम सुनते हैं कर्नल राम सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कुछ कहकर गए थे, जाते जाते कुछ उनकी अंतिम विदाई से पहले कुछ कहा था। हुड्डा को कर्नल साहब भूपी कह के बुलाते थे, क्योंकि आप कर्नल साहब के बारे में अगर जानना हो तो नरेंद्र मोदी से पूछना कभी दाव लगे, LK आडवाणी से पूछना अगर दाव लगे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना। तो कर्नल साहब कहने लगे अगर भाई हमें काउंटिंग पर नहीं जाने देंगे तो मेरे को और बाबू रणधीर सिंह को कहा भाई तुम जो है डोली कूद के पीछे से और तहसील में पहुंचे हो। आप जितनी उदारता से कह रहे हैं उतनी उदारता से अहिरवाल को किसी ने कुछ नहीं दिया है। यहाँ से जो भी आया है प्रोजेक्ट लड़कर आया है। आपका सैनिक स्कूल 25, 30, 35 साल तक 25 साल अगर संघर्ष रहा है तो इसलिए रहा है कि क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे राज्य का नेतृत्व हो, हाईकमान में चंडीगढ़ जो भी बैठता है पहले यहाँ का रगड़ा लगाता है यहाँ के नेताओं को, चाहे वो राव वीरेंद्र रहा हो उनके खिलाफ कर्नल राम सिंह को खड़ा किया हो, चाहे राव इंद्रजीत रहा हो उनके खिलाफ कैप्टन अजय को खड़ा किया हो, दूसरे नेताओं को खड़ा किया हो। यहाँ के नेताओं को लड़ाते हैं और यहाँ की परियोजनाओं को अटकाते हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, दक्षिण हरियाणा की राजनीति की बात हो, अहिरवाल की राजनीति की बात हो और अतीत के किस्से कहानियां बताने हों तो राव वीरेंद्र सिंह और कर्नल राम सिंह के बिना ऐसे किस्से अधूरे रहते हैं। राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, लेकिन राजनीति में दोनों ने ही ऊंचा मुकाम हासिल किया। राव वीरेंद्र सिंह अपने ज़माने की राजनीति के बड़े खिलाड़ी थे। उनको चुनौती देने के लिए अहिरवाल में अगर किसी एक शख्स का नाम दिया जाए तो वह नाम था कर्नल राव राम सिंह। 9 अगस्त 1925 को जन्मे कर्नल राव राम सिंह की कहानी उनकी जयंती पर 101वीं जयंती पर हम बता रहे हैं। उन लोगों की जुबानी जो उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिन्होंने जो उनके साथ लंबे समय तक रहे। हमारे पास स्टूडियो में पहुंचे हैं इस समय राव केहर सिंह एडवोकेट, उत्तम सिंह जेलदार। दोनों को बाद में बिठाएंगे, दोनों की बातें उनकी आपको सुनवाएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं नरेश चौहान एडवोकेट, रेजांगला शौर्य समिति का बाद में गठन भी किया, उसके महासचिव भी है। और इस पूरी कहानी को हम क्रम से आगे बढ़ाएंगे, कर्नल राम सिंह से जुड़े संस्मरण आपको बताएंगे। और हम आपको ये बता दें कि जयंती पर कर्नल राम सिंह से जुड़े संस्मरण आपको हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि अहिरवाल की राजनीति में लंबे समय से एक चर्चा चली आ रही कि राव इंद्रजीत सिंह को चुनौती देने वाला नेता कौन है। कभी राव नरवीर सिंह का नाम आता है, कभी डॉक्टर अभय सिंह का नाम आता है। और हम कई बार कहते रहे हैं कि उतना बड़ा कद अभी तक किसी का नहीं हुआ है जितना राव वीरेंद्र सिंह के सामने कर्नल राम सिंह का था। आप हमें गलत साबित कर सकते हैं, हम कभी भी ये नहीं कहते कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। आपकी स्वतंत्रता है हमारी आलोचना की, आपकी आलोचना का हमेशा स्वागत करेंगे। आप हमें गलत ठहरा सकते हैं, जरूरी नहीं जो हमारी धारणा है, जो हम कह रहे हैं वही सही हो। आप जो कहेंगे वह भी सच हो सकता है। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अपनी राय दीजिएगा। हम अब कर्नल राम सिंह की
जीवनी आपको सुनवाते हैं, बताते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं नरेश चौहान एडवोकेट से। चौहान साहब, आप तीनों आए, आपका स्वागत है। और सबसे पहली बात तो यह है कि 9 अगस्त 1925 को जन्म हुआ जिन शख्स का, वो अब 101 साल पूरे हो गए हैं उनके जन्म को। अब कर्नल साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी राजनीति से जुड़े किस्से इस दुनिया में मौजूद हैं। उनके समर्थकों के बीच आज भी कर्नल राव राम सिंह की पहचान कर्नल साहब के नाम से है। तो कर्नल साहब के बारे में जो उनकी राजनीति की जो सबसे ज्यादा अहम बातें थी, किस तरह की राजनीति उन्होंने की, कैसे उनका राजनीति में आना हुआ, कैसे एक सैनिक राजनीति में आकर के राजनेता बना, सैनिक के राजनेता बनने का सफर आपसे जानना चाहेंगे। शुरुआत कीजिए। धन्यवाद भाई जी एनजेपी का, जो कर्नल साहब के बारे में एक विशेष आज आपने उनकी 101वीं जयंती पर ये आयोजन किया। आपने जैसे जिक्र किया हर एक फील्ड का और सैनिक का भी, फौज का, सही मायने में ये दक्षिणी हरियाणा, अहीरवाल, रेवाड़ी केंद्र बिंदु है। ये सैनिकों की खान के नाम से मशहूर है। तो सैनिकों की खान, और कर्नल साहब आर्मी के अफसर रहे, 25 साल उन्होंने फौज में उत्कृष्ट सेवाएं दी और वॉलंटियरली रिटायरमेंट उन्होंने ली, सिर्फ इसलिए कि इस सैनिकों की खान के पूर्व सैनिकों तो बड़ी बात, वॉलंटरी रिटायरमेंट ली हो। हाँ, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। तो वो कहीं ना कहीं वो पीड़ा थी कि ये सिर्फ सिपाही क्यों भर्ती हो रहे हैं इस इलाके के, अफसर क्यों नहीं बनते। तो वो कहीं ना कहीं मैं बीच में आपकी एक बात काट करके, मतलब जो आपका संकेत वो ये है कि उन्होंने जो रिटायरमेंट ली, सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, वो राजनीति में आने के लिए ही ली। सेवा भाव, सैनिकों की पीड़ा, मतलब तब राजनीति का इरादा नहीं था, नहीं था। जी, वो शुरुआत थी। लेकिन इस बीच में उनके साथ ज्यादतियां भी हुई आपातकाल में। मतलब कप्तान हरि सिंह जी जो उनके पिताजी थे, उनका एक किस्म से मर्डर भी हुआ। जी। तो जब उन्हें लगा कि फौज का सिस्टम अलग होता है, यहां सिविल में तो जब तक राजनीति में नहीं आया जाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। शाह कमीशन में भी उनकी गवाहियां हुई, उसको भी उन्होंने फेस किया। और सबसे बड़ी बात वह जी, वो इतने इंटेलिजेंट, इतने डिसिप्लिन्ड फ्रेमवर्क में रहने वाले और दबंग एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब उनके नॉलेज को, उनकी लीडरशिप को, वो एक अलग ही क्वालिटी थी। जैसे फिल्मों में कहते हैं ना, धर्मेंद्र ही मैन, तो इस इलाके की पॉलिटिक्स का कर्नल राम सिंह ही मैन था। व्याख्या आपने बढ़िया अच्छे ढंग से कर दी। ही मैन था, ही वाज रियली, मतलब, और वो युवाओं को एक आकर्षण देता था, लीडरशिप। आज जो हम बात देश में जेन अल्फा का ये जो उफान है, मतलब ये पीढ़ी बर्दाश्त नहीं कर रही। हम 77 में वोट बना, पहली बार मैंने वोट कास्ट किया। 1975 में ग्रेजुएशन किया भिवानी से, तो हमने इमरजेंसी का दौर देखा। हम उस टाइम जैन जी थे, लेकिन हम फिर भी सहमे हुए, डरे हुए थे। पर उस टाइम के जो नेता थे ना, वो हजारों की संख्या में जेल में ठूंस दिए गए और 19 महीने तक जेल में रहे, पर वो मजबूत थे, डरे हुए नहीं थे। उन्हीं में एक कर्नल, उन्हीं में से, उनसे भी आगे दबंग पड़े में अवसर उन्होंने कोई नहीं चूका, स्वार्थ के लिए नहीं, सेवा के लिए। हमको लंबा सफर करना है उनके बारे में, और हमारे पास चर्चा के लिए मेहमान भी ज्यादा है। हम संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, पहला चुनाव जब लड़ा, कौन सा लड़ा, कहां से लड़ा, किस तरह भूमिका बनी, किस पार्टी से लड़ा, जो पहला चुनाव, उसका किस्सा बता दीजिए, बाकी मैं अपने दर्शकों को बता दूंगा पूरा। 1977 में, मतलब वो अपनी जातियां शाह कमीशन के सामने भी रखा, तो उनकी लाइजनिंग, और एक तो लाइजनिंग होती है ना 2 नंबर की,
जी जी उनकी कैलिबर की लाइजनिंग, वो जिससे भी एक बार मिल लेते थे ना, जी जी वो उनका मुरीद हो जाता था, कायल हो जाता। चौधरी चरण सिंह के दामाद थे डॉक्टर सिंह साहब, जी मतलब तो उनका कहीं उनसे किसी ट्रीटमेंट के दौरान या कहीं मेल मुलाकात हो गई जी जी और उनको जनता पार्टी की टिकट दिलवाने में चौधरी चरण हाँ, ये सिंह के हुआ ना आपके दामाद का जो रोल है ना, जी वो एक बहुत बड़ा रोल था। 1977 में जनता 77 का पार्टी जनता पार्टी और की लहर टिकट थी ही। दिलवाने में लहर थी, लेकिन लहर के बावजूद वेजी, जो मैंने बताया ना कि उस टाइम जैन जी में आक्रोश नहीं था, जी अंडर करंट था। जी जी तो वो कहीं ना कहीं राव बीरेंद्र सिंह का, रामपुरा हाउस का, उनकी जो सामंती जो धमक थी ना, जी जी वो आम मतदाता को प्रभावित करती थी। जी जी तो उस करंट के बावजूद, अंडर करंट के मतलब बावजूद आपका कहने भी, का मतलब ये है कि जो राव बीरेंद्र सिंह की धमक थी, सामंती, हाँ, उसको एक्सेप्ट करता था समाज, सोसाइटी, डर के मारे, मैंने के कहा मारे। ना, डर के मारे, जी जी क्योंकि वो बदला आदमी लेते वोट थे, तो बंद पड़ता है। मान लिया, डरते थे। अच्छा, दे देते थे। हाँ, मतलब तो डर कर्नल था। साहब ने भय मुक्त किया। कोशिश करी जी जी पोलिंग वाले दिन तक, जी जी बूथ बूथ पर जाके कि डरना मत, हम्म, थोड़ा हौसला बढ़ाया, हम्म। लेकिन फिर भी सिर्फ 83 वोटों के मामूली अंतर से चुनाव हार गए। कर्नल साहब जीत पाए थे पहला चुनाव, 83 वोटों के अंतर से जीत, सिर्फ 83 वोटों की जनता लहर के बावजूद, विधानसभा का। विधानसभा का। और विधानसभा का चुनाव जीतते ही हराया किनको? राव शिवरतन सिंह, राव शिवरतन सिंह, वो विशाल हरियाणा पार्टी के, विशाल हरियाणा पार्टी के। तो ये कॉन्फिडेंशियल थे रामपुरा के, जी, उनको हराया और पहली ही बार एमएलए बनते ही उनको कैबिनेट रैंक दिया गया। चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे और उनकी काबिलियत, उनके कैलिबर से प्रभावित होके, मतलब दर्जनों महकमे उनके पास थे। कैबिनेट मंत्री बना दिया पहली बार। हाँ, शिक्षा मंत्री के विधानसभा रूप में। अध्यक्ष बाद में बने। बाद में बने शिक्षा मंत्री के रूप में। फिर क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में कि भाई ये आदमी तो बहुत तेज है, जी जी जैसे चौटाला हुआ, ओम प्रकाश चौटाला और इनके परिवार की, तो वो कान भरते थे। तो कर्नल साहब का महकमा भी कई बार अदला बदली किया, लेकिन उन्होंने उसकी कतई परवाह नहीं करी। जिस महकमे को दिया उसमें 4 चांद लगा दिए, काम किया उसने। काम किया और रिजल्ट दिखाया। फिर आगे चल के वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी बने। फिर एक किस्म से जब 86-87 में, एक किस्म से 82 का चुनाव आया, 80 में भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनवाने में, उस दौर में भी कर्नल साहब का एक रोल रहा जब पूरी जनता पार्टी कांग्रेस में जा मिली। जी जी राव बीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी कांग्रेस में जा मिली। जी जी राव बीरेंद्र सिंह सांसद बन गए, केंद्र में मंत्री बन गए। उन्हें भी अखर रहा था कि भाई इस आदमी को रोका जाए। पारिवारिक उनकी रिश्तेदारी भी थी, लेकिन कोई आदमी अपने से बड़ा किसी को नहीं होने देना राव चाहता, वीरेंद्र सिंह को अखर रहा था। अखर रहा था। जी जी तो कर्नल साहब की 1982 में टिकट कांग्रेस की कटवा दी। जी लेकिन कर्नल साहब ने काम इतना ज्यादा किया हुआ था, कर्नल साहब को विश्वास था कि लोग मेरे साथ हैं, लोगों का मैंने डर निकाल दिया है। तो कर्नल साहब ने एक किस्म से निर्दलीय नॉमिनेशन भर दिया। कांग्रेस जे थी शायद ना, बाद में जाके अच्छा, वो तो फिर सिंबल मिला ना, जी, और जी। सिंबल कौन सा? हाथी का, जी जी क्योंकि मायावती का हाथी उस टाइम नहीं था। जी जी हाँ, नहीं था जो। तो जब देखा कि हाँ भाई ये जगजीवन राम ने अलग बना ली थी कांग्रेस जे, तो कांग्रेस जे ने कर्नल साहब को एक किस्म से समर्थन दे दिया। जी जी। और कर्नल साहब की पकड़ अहीर टाइटल पर- इंडिपेंडेंट ही रहा, जे ने वो जे ने जब समर्थन दे दिया, जी जी तो फिर 5 आदमी ये जीत के आए 82 में, अच्छा अच्छा, कांग्रेस जे के इस समर्थन से। हाँ जी हाँ जी। तो फिर वो एक किस्म से वो कांग्रेस जे के कहलाए और फिर बाद में वो कांग्रेस में जी शामिल हो गए जी, और जी। फिर भजनलाल को चीफ मिनिस्टर। चलिए,
ये पूरी कहानी जो नरेश चौहान जी बता रहे हैं, एक बार मैं संक्षिप्त में पूरी कर देता हूँ। किस तरह कब कब उन्होंने कहाँ से चुनाव जीता, किस पार्टी से जीता, ये सारा का सारा विवरण मैं एक बार दे देता हूँ। और तब तक आप अपनी स्क्रीन पर कर्नल राम सिंह से जुड़े यादगार फोटोज देख सकते हैं। हमने उनके बेटे संजय राव से ये फोटो मांगी, उन्होंने दी है। कुछ रेजांगला से संबंधित फोटो है, नरेश चौहान ने हमें उपलब्ध कराई है। 9 अगस्त 1925 को जन्मे, हमने बता ही दिया। कोसली क्षेत्र के शहादत नगर गांव में उनका जन्म हुआ था। बाद में रेवाड़ी में रहने लगे। रेवाड़ी में कर्नल राम सिंह का आवास था, उसी रामपुरा रोड पर, जहां पर राव वीरेंद्र का रेजिडेंस रहा। 20 जून 1944 को वह सेना में शामिल हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अराकान बर्मा मोर्चे पर 1944-45 में देश की सेवा की। इसके बाद 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध में, और 1962 के चीन युद्ध में, 1965 के भारत पाक युद्ध में भी उन्होंने एक सैन्य अधिकारी के रूप में, एक सैनिक के रूप में अपना योगदान दिया। लगभग 24 वर्ष तक सेना में सेवा करने के बाद 18 नवंबर 1968 को सेना से उन्होंने सेवानिवृत्ति ली। जैसा कि नरेश चौहान एडवोकेट ने हमें बताया, 1977 में पहला चुनाव लड़ा, ये आपको बता ही दिया है। पहले उन्हें मंत्री बनाया गया, बाद में उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। उसी कार्यकाल में उन्होंने परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। ये 1977 से 1987 के बीच की बात है। हमने आपको बताया 1982 में दोबारा विधायक बने थे, ये भी आपको बता दिया। 1982 का चुनाव जीतने के बाद वह परिवहन मंत्री बने थे। इससे पहले जब पहला 77 का चुनाव जीता था, तब वह शिक्षा मंत्री रहे और विधानसभा अध्यक्ष रहे। लगातार 2 बार चुनाव जीते थे, 1977 का और 1982 का। इसके बाद 1991 का लोकसभा का चुनाव आया। यह कर्नल राव राम सिंह के लिए काफी महत्वपूर्ण समय था। राव वीरेंद्र सिंह के विरोधी के रूप में उनकी पहचान बनने लगी थी, और ये 1991 का लोकसभा चुनाव उन्होंने महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से लड़ा, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लड़ा, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीति के बड़े खिलाड़ी राव वीरेंद्र सिंह को पराजित किया। यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उस समय राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति में काफी प्रभावशाली थे, जबकि कर्नल राव राम सिंह उतने प्रभावशाली नहीं थे। सिर्फ उनका उदय हुआ था एक तरह से राजनीति में राव वीरेंद्र सिंह के खिलाफ। इसी के बाद कर्नल राव राम सिंह की पहचान का दायरा बढ़ने लगा। लोकसभा में पहुंचने के बाद उन्हें केंद्र सरकार में बंजर भूमि विकास राज्य मंत्री व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया। 1996 में वह एक बार फिर लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रहे। 1996 में वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। तो हम कह सकते हैं 1991 और 1996 में 2 बार महेंद्रगढ़ से चुनाव जीता। इसके बाद कामयाबी उनसे रूठ गई। बाद में उनके बेटे संजय राव को भी विधानसभा चुनाव लड़वाया गया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 30 जनवरी 2012 को उनका निधन हो गया था। गुरुग्राम में उनका निधन हुआ था। उस समय उनकी उम्र लगभग 87 वर्ष थी। आज हम उनके 101वें जन्मदिन पर चर्चा कर रहे हैं, जयंती पर चर्चा कर रहे हैं। अब आगे हम अपनी चर्चा नरेश चौहान के साथ जारी रखेंगे। अब आपसे हम जो किस्सा करेंगे ये है कि कर्नल साहब से जुड़े ऐसे किस्से आप बताइए। 1982 में बताइए। आपने बताया ना कि भाई 1982 में फिर बन गए वो जी और विधानसभा के स्पीकर रहे। जी। और 1982 का चुनाव जो है बड़ा चर्चित रहा। फायरिंग हुई, गोलियां चली, इनकी कोठी को घेर लिया जी, जी। कर्नल साहब की, निकलने नहीं दिया। जी नारनौल हेडक्वार्टर होता था, एसपीडीसी वहां होते थे, जी मतलब, और क्योंकि केंद्र में मंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह, जी जी तो वो घेराबंदी कि भाई इनको बूथ पर जाने ही ना दिया जाए काउंटिंग वाले दिन। जी जी लेकिन अपने दबंगपने से और हथियार लेके, मतलब आप कह सकते हो कि कार्बाइन लेके मैडम शारदा ने, क्योंकि उस दिन काउंटिंग पे एप्रीहेंशन थी कि ये बूथ भी जला देंगे, जी क्योंकि भाई ऐसी आशंका थी जी। सामने थी चुनाव में, और फील्ड से रिपोर्ट आ रही थी कि एक बार कर्नल बाई साहब जी सुमित्रा बाई, बाई जी राव सुमित्रा वीरेंद्र देवी। सिंह की बहन। हाँ, सुमित्रा जी, देवी जी, पद्मश्री, जी जी मतलब वो मुकाबले में थी। जी जी तो वो आशंका देखते हुए लालटेन जला के, लाइट भी कट हो रही थी, जी जी लालटेन जला के हम्म, काउंटिंग की गई। और रिटर्निंग अफसर थे राव श्री किशन एसडीएम, जी और वो रामपुरा हाउस के नजदीक थे, उनके इन्फ्लुएंस में थे। उन्होंने, राव साहब ने उनको तहसीलदार बीडीओ या इनिशियली भर्ती करवाया था। उस आदमी ने, वैजी मैं जी। सेंटर में था, मतलब आंख उठा के उसकी हिम्मत नहीं हुई कहने। और जो कर्नल साहब ने अंग्रेजी हिंदी में जो बम्बारमेंट करी उसके ऊपर, ब्लडी और ये और वो,
डीआईजी गुड़गांव में होता था सहगल, मतलब उसको भी मतलब किसी की हिम्मत नहीं होती थी, वो बोला शूट कर दूंगा, उड़ा दूंगा अगर कोई भी गड़बड़ है। तारीख बदल गई, सुबह 2-3 बजे जी जी काउंटिंग हो गई, 10-11 बजे खत्म, रिजल्ट बंद, डिक्लेयर नहीं कर रहे, दबाव सरकार का के मत कम करो। अंतर का हार जीत का। हाँ, 8,000 से भी ज्यादा का जी जी मतलब, लेकिन अब कहां तक रोकेंगे, डिले कर दिया वो। पर फिर कर्नल साहब ने भी दिल्ली जगजीवन राम जी का वो इंटरफेरेंस, वो दबाव बढ़ा, तो जब जाके 2 या 3 बजे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। जी तो कर्नल साहब ने नौकरियां बहुत दी सैनिकों की, जैसे मैंने बात बताया, सेंट्रल स्कूल खुलवाया। हरियाणा का छोटा सा प्रदेश है, देश की आबादी 2% है हरियाणा में, जी समझ गए ना, लेकिन हर 10वां जवान भारतीय सेना में हरियाणा से है, हर 5वां शहीद देश का हरियाणा से है। तो देश का दूसरा सैनिक स्कूल डिफेंस मिनिस्टर आर वेंकट रमन, जी जी नारनौल की रैली 4 सितंबर 1983 को जी जी वहां अनाउंस करवाई कर्नल साहब ने, जी जी। और कि भाई दूसरा सैनिक स्कूल महेंद्रगढ़ जिले वो में अलग खुलेगा। बात है, उसके लिए लंबा संघर्ष करना 25 पड़ा। साल बाद, जी जी और वो भी 16 अगस्त 2008 को हम 5 आदमी कर्नल साहब के साथ डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी को जाके ज्ञापन दे के आए कि भाई ये सिल्वर जुबली हो गई है, इस घोषणा की, इसे बनवाओ। और 28 अगस्त 2008 को यहां पाली गोठड़ा नहीं, में उसका वो महेश वैद आपको सैनिक, श्रेय नहीं देगा? मैं भी श्रेय टीम नहीं को, ले रहा, मैं ना श्रेय, कर्नल साहब को। मैं श्रेय नहीं ले कर्नल रहा। साहब ने घोषणा करवाई, लेकिन वो जैसे सिरे चढ़ाए, पूरे क्षेत्र की जनता जानती है कितना संघर्ष करा मैं है, श्रेय नहीं ले किस रहा तरह वैद जी, नेताओं मैं ने। सैनिकों की बता रहा हूं। अगर आप रिकॉर्ड उठा के दिखा दो, कर्नल अगर साहब ने स्वीकृति दिलवाई। अगर इंद्रजीत ने, कप्तान अजय सिंह ने, या किसी ढीमदारी ने पार्लियामेंट में या विधानसभा में या अखबार में सैनिक स्कूल के लिए कोई बयान दिया हो, ये तो नाम पावर में रहते हुए, ये तो नाम तो आप ले रहे हो, लेकिन कर्नल पावर में रहते हुए जो घोषणा हुई थी वो कर्नल साहब ने करवाई थी। बनवाया किसने है? हुड्डा ने। किसकी वजह से? हुड्डा को कर्नल साहब भूपी कह के बुलाते थे, क्योंकि आप कर्नल साहब के बारे में अगर जानना हो तो नरेंद्र मोदी से पूछना कभी दाव लगे, LK आडवाणी से पूछना अगर दाव लगे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना उनसे तो अगर पूछ के लूंगा, भाई उनसे कर्नल तो राम पूछ सिंह लूंगा। क्या था। मेरी बात तो अधूरी रह गई। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को श्रेय देते हैं सैनिक स्कूल का, क्योंकि चीफ मिनिस्टर था। चीफ मिनिस्टर के पास भी कितना दबाव था, किन किन का नेताओं का था, नाम तो ले दीजिए आप। हम कर्नल राम सिंह को नहीं, जानते हैं, राम जो सिंह को हमें नहीं। विजिबल नहीं, था। हम दर्शकों को तो न्याय संगत बात बताएंगे ना। आप बता दो, मैं तो ये कह रहा हूं जो 2008 विजिबल। में किसने बनवाया? जमीनों के लिए कौन कौन लड़े, किस तरह गोठड़ा की जमीन दिलवाई गई, किस तरह संघर्ष चला, रात रात भर संघर्ष चला, वो एक अलग कहानी है, वो लीक से भटक जाएंगे। आप ये कह लीजिए कि 1983 में घोषणा करवाई, ये सच बात है। इस बात पे मोहर लगाते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से घोषणा करवाई जो। और सैनिक स्कूल दूसरा जो है, जबकि पहले से एग्जिस्टिंग था कुंजपुरा करनाल में, उसके बाद उसकी घोषणा करवाई। यहां तक हम आपसे सहमत हैं। नहीं, आप तो यहां भी सहमत होगे, जो आपने कहा ना इलाके का दबाव। 1988 में हमने सैनिक स्कूल संघर्ष समिति बनाई वैद जी। मैं एक आदमी का नाम नहीं दे रहा, नहीं, हमने बनवाई, ये कह रहा हूं मैं। सैनिक स्कूल संघर्ष समिति कर्नल सुकरमपाल की अध्यक्षता में, कर्नल साहब के संरक्षण में हमने बनवाई, जबकि कर्नल साहब 1987 का चुनाव हार गए थे। हारने के बावजूद ये गुल खिलाया। और उस सैनिक स्कूल में ये कप्तान अजय सिंह मेरे पास बैठता था जब ये छोड़ के आया, इसको ऑफिस बीरर बनवाया। और उसके लिए हमने शरद यादव, देवीलाल, चंद्रशेखर, ये कौन सी साल की राम बात है? 88 में देवीलाल ने घोषणा कर दी कि राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल मातणहेल में बनेगा। जी जी। उसमें हमने वकीलों का धरना प्रदर्शन और पाली में रैली करवाई, इस जो बिजली बोर्ड का दफ्तर है। तो धुआं किसने उठाया?
जब कह रहा हूं मैं, और पावर में आने के बाद सैनिक स्कूल के मुद्दे पर आ गए, कर्नल साहब की बात पीछे जा रही है। नहीं, वो हम तो बीच हम में जो जा बात रहे आ हैं गई थी। बीच में तो बात 82 इसलिए में है मैं वो जो जो आपने बताया कर्नल ना, साहब का है, संस्मरण, हम हाँ, जो संस्मरण, हम वो उनका संस्मरण सैनिक स्कूल पर फिर किसी दिन चर्चा कर लेंगे। संस्मरण, मैं संस्मरण हमारा बता तो रहा हूं। यह है कि कर्नल साहब ने अपने कार्यकाल में सैनिक स्कूल की घोषणा करवाई थी, वो उनके कार्यकाल में सिरे नहीं चढ़ा। 2008 में आपकी बात नहीं हो रही, आपने संघर्ष किया, वो किया, कर्नल किसने साहब सिरे ने, चढ़वाया? मैं कह रहा जिक्र जो है ना लीडरशिप, मैं कह रहा हूं 2008 16 अगस्त में। 2008 को जी जी AK एंटनी डिफेंस मिनिस्टर, जी ये जी हमारी मैगजीन में फोटो है, जी 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 वो ज्ञापन हम दे के आए, वो तो हम ही दैनिक जागरण में छापे थे सारी चीजें उस समय। यही कह रहा हूं मैं। हाँ, जी जी। तो कर्नल साहब का जो कंट्रीब्यूशन, कोरिलेट रोजगार, हो गया। हाँ, मतलब आपका कहना है कि अपने जीते जी उन्होंने इसको पूरा करवाया, बिल्कुल पूरा और हुआ, इसका श्रेय दूसरे नेताओं को नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सरकार को है, चीफ मिनिस्टर को है, भारत चीफ सरकार, नेता चीफ को। मिनिस्टर में हम यही जानना चाह रहे हैं, उस समय कर्नल राम सिंह किस भूमिका में थे, उनके बेटे किस भूमिका में थे? मंत्री तो राव इंद्रजीत और कैप्टन अजय सिंह यादव जैसे थे, इन्होंने घोषणा करवाई। जी जी। राव इंद्रजीत सिंह 2 बार मंत्री बने, राज्य मंत्री, इसकी लेकिन घोषणा किसने की थी यहाँ पर आकर के? वो डिफेंस राज्य मंत्री, गोठड़ा में जो आए थे। डिफेंस राज्य मंत्री, क्या नाम था? नाम ध्यान नहीं है। नाम ध्यान नहीं है, वो आकर के करके गए और थे। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने इसकी घोषणा हाँ, की थी। और राव इंद्रजीत और सिंह उन भी पर थे, पूरा हाँ, दबाव था जो है। हाँ। मैं किसी का भी श्रेय, जैसे राव इंद्रजीत सिंह को मैंने एक बार भी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का श्रेय नहीं दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा की, लेकिन मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसका श्रेय कभी नहीं दिया। मैं अपनी पत्रकारिता अपने ढंग से करता हूं। अगर कैप्टन अजय सिंह यादव इसका नाम इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी नहीं रखते और आंख नहीं दिखाते तो यहां राजी खुशी कोई चीज नहीं मिली है। आप जितनी उदारता से कह रहे हैं, उतनी उदारता से अहिरवाल को किसी ने कुछ नहीं दिया है। यहां से जो भी आया है प्रोजेक्ट लड़कर आया है। आपका सैनिक स्कूल 25, 30, 35 साल तक, 25 साल अगर संघर्ष रहा है तो इसलिए रहा है कि क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे राज्य का नेतृत्व हो, हाईकमान में चंडीगढ़ जो भी बैठता है पहले यहाँ का रगड़ा लगाता है यहाँ के नेताओं को। चाहे वो राव वीरेंद्र रहा हो, उनके खिलाफ कर्नल राम सिंह को खड़ा किया हो, चाहे राव इंद्रजीत रहा हो, उनके खिलाफ कैप्टन अजय को खड़ा किया हो, दूसरे नेताओं को खड़ा किया हो। यहाँ के नेताओं को लड़ाते हैं और यहाँ की परियोजनाओं को अटकाते हैं। सैनिक स्कूल 25 साल तक इसीलिए अटका रहा। और सैनिक स्कूल का श्रेय अगर किसी को जाएगा दोबारा बनने का, घोषणा का 25 साल पहले बेशक कर्नल राम सिंह को जाए, लेकिन अगर घोषणा को पूरा करवाया है और 25 साल बाद दोबारा पाली घोषणा में इसकी घोषणा हुई है तो उसका श्रेय राव इंद्रजीत सिंह को जाएगा। और इस विषय में अलग से हम किसी दिन फिर चर्चा कर लेंगे। अब कर्नल राम सिंह की जो बात थी, हमने आपकी एक्सेप्ट की है कि उन्होंने इसकी घोषणा करवाई थी। आपकी इस बात को भी, हाँ। उनकी इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने जीते जी भी इसके लिए संघर्ष जारी रखा और बढ़वाया, बढ़ा। ठीक है, नरेश चौहान अकेले कर्नल राम सिंह को श्रेय दे रहे हैं, बाकी सबको बाहर कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं संघर्षशील, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नल राम सिंह को श्रेय दे रहे हैं, बाकी को बाहर कर रहे हैं। नहीं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मैं नेताओं को बाहर कर रहा हूं। जी जी। कि इंद्रजीत सांसद था 2008 में, इंद्रजीत केंद्रीय राज्य मंत्री था, कप्तान स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर था। इन्होंने किसी प्रोसीडिंग में कभी भी सैनिक स्कूल के लिए आवाज उठाई हो तो आप जो सजा दो मुझे मंजूर। ठीक है, चलिए अब आगे। अब 82 में जैसे ये जीत गए और सरकार बनवाई, भजनलाल को दोबारा इन्होंने मुख्यमंत्री बना, इन्होंने रोजगार के लिए कि बच्चों को रोजगार देना है, शिक्षित करना है, इनको सक्षम बनवाना है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, खूब छुट्टी की नौकरी, हर घर गैल इन्होंने नौकरी दी। और ऐसा नहीं है अहीर को ही नौकरी दी, मतलब 1980 में जब ये विधानसभा के स्पीकर बन गए, जी जी, एक वैकेंसी निकली लीगल एडवाइजर की, असिस्टेंट विधानसभा में। ठीक है। इन्होंने स्पेशल हिदायत दी अपने स्टाफ को कि भाई रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी का बंदा हो, नॉन अहीर हो। अच्छा अच्छा, मतलब तो वो एट पार रखते थे। घूम फिर के बात नरेश चौहान पे आ गई, बोला डन, कहो, मेरे को बुलाया। उस टाइम में बीजेपी का संस्थापक महामंत्री था मंडल का, जी जी, बीजेपी बन चुकी थी, लेकिन इतनी उदारता थी, उस आदमी को कदर थी काबिलियत की कि कौन आदमी कैसा है। नरेश फार्म भर दे, मौजू मैंने तो वकालत करनी है, मैंने सरकारी नौकरी नहीं करनी, ये मेरा
एक एजेंडा है। तो उस समय इंटरव्यू वगैरह का प्रोसीजर नहीं उसके था? हाथ में, कर्नल साहब के स्पीकर के हाथ में सब कुछ होता था। जी जी। फिर देखो ग्रेटनेस, बोला ठीक है नरेश, अब तू बताएगा रेवाड़ी हल्के का और नॉन हीरो उसको। वो जी वो पूर्णमल सैनी है दारूएड़े का, और उसका भी ब्याह हुआ है, उसको लगा वो हमारे साथ ही रूम में रहता है, तो वो तंग है, बोले यार मेरा ब्याह हो गया है, वकालत नहीं। बोला डन। उसको मैंने कहा भाई भर दे फार्म, वो देखा उसने फार्म, 2 साल की एक्सपीरियंस मांगा था। ठीक है, मेरे नवंबर में 2 साल हो गए थे 80 में, उसके 2 महीने बाकी थे। ठीक है। वो आया, बोला कि जी ये तो मेरे तो 2 महीने अभी रह रहे हैं। मैंने कर्नल साहब को बताया, तो कहा, बोला नो प्रॉब्लम, मेरे हाथ में ही तो है। वो कोरिजेंडम निकाल के 2 महीने बाद का री एडवर्टाइज किया और उसको लगाया, और वो आज सुप्रीम कोर्ट में वकील है। अंडर सेक्रेटरी से रिटायर हुआ, ये आया जोरदार संस्मरण जो है ना, मतलब अंडर इस तरह सेक्रेटरी लगवाया। से जी, जी। रिटायर हुआ। चलिए, मतलब तो अभी ऐस- अभी आपसे क्योंकि चर्चा लंबी है, कर्नल साहब के कार्यकाल के कोई महत्वपूर्ण काम, सैनिक स्कूल आपने बताया कर्नल साहब का, इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण काम, नौकरियां जो आप बता रहे हैं क्षेत्र में दी, और कोई महत्वपूर्ण काम आपको लगता हो कि कर्नल साहब की छाप इस काम पर नजर आती है, कर्नल साहब के कार्यकाल में ये काम हुआ? जो विजन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्लानिंग वेजी कर्नल साहब ने, रशिया में गए थे वो, और उन्होंने वहां बताया हमें, जैसे ही हमने ये 83 में रेजांगला की मुहिम शुरू करी 18 नवंबर की, बोले भाई बहुत बढ़िया है, मेरा इस पर पूरा आशीर्वाद है। रशिया में हर गांव के बाहर सैनिकों का स्मारक है, वहां मंदिर नहीं होते, वो पूजते हैं। तो 85 में उन्होंने जो वाटर वर्क से जहां अब हमारा रेजांगला, उसकी आधारशिला रखी। फिर उसके बाद इन सैनिकों के स्टैचू लगवाना अपनी ग्रांट से, मतलब शायद वो इलाके के पहले सांसद होंगे जो अपनी ग्रांट अगली योजना वाली भी इन डिफेंस तैयार रखते थे और सारा पैसा यूटिलाइज करते थे। उनकी कोई ग्रांट लैप्स नहीं हुई। तो ये एक विजन था जो आज तक 14 साल हो गए कर्नल साहब को गए हुए, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि रेवाड़ी की कोई प्लानिंग नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी बन गया, ये नगर परिषद भी बन गई, सबसे बदहाल शहर है, सबसे बदहाल शहर है, यही इसकी जो पहचान है। वो रख के गए थे ना एक विजन, जी। वो नहीं डेवलप हुआ। चलिए अब राव केहर सिंह की बातें सुनवाते हैं। राव केहर सिंह एडवोकेट जैतपुर गांव के मूल निवासी है, रेवाड़ी जिले का गांव है, और कर्नल राव राम सिंह के बहुत पुराने साथी हैं, और जितना ये कर्नल साहब के बारे में जानते हैं शायद दूसरा कोई नहीं जानता। ये उत्तम जेलदार जी ने हमको इनके बारे में बताया था, तो हमने इनसे संपर्क किया। तो आज राव केहर सिंह जी, एनजेपी हरियाणा के स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो आज आप कर्नल राम सिंह से जुड़े वो किस्से बताएं जो किसी को भी नहीं पता। 5-7 किस्से तो आप बता ही दीजिए जोरदार। भाई कर्नल राम सिंह जी का सबसे बड़ा तो ये था, शुरू से ही उनके दिमाग में ये थी, जब तक के इस इलाके के अंदर जागरूकता पैदा नहीं की जाएगी तब तक कोई बात बनेगी नहीं। जब वो पहली दफ़ा 1977 में एमएलए बने, जी, तो उनकी सोच 4 चीज़ों पर टिकी हुई थी। नंबर 1, गांव के अंदर पशुओं के लिए जोहड़ का पानी का प्रबंध करना, पीने के पानी के लिए इंसान के लिए हर गांव के अंदर सप्लाई करना। तीसरा, एक एजुकेशन सिस्टम, जब तक के बच्चे नहीं पढ़ेंगे इतने बात नहीं बनेगी। चौथा, जमींदारों के लिए ये था अगर भाई जब तक के जमींदारों के लिए अच्छी सुविधा नहीं हो, उनका माल अच्छी तरह से ना बिके, इसलिए उन्होंने रेवाड़ी के अंदर सबसे पहले ये मंडी बनवाई जी। जी, वो इनकी देन है। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें। हाँ, सेंट्रल स्कूल बनवाया जी, एजुकेशन के लिए, जी, हर गांव के अंदर पानी की व्यवस्था की। फिर उसके अंदर सबसे बड़ी काबिलियत ये थी, जी,
अगर कोई अपोजिशन का आदमी भी आ जाए, जी। एक दफ़ा का जिक्र बताऊं मैं आपको, पाटोती के गांव के राव वीरेंद्र सिंह के आदमी थे सारे, और शाम का टाइम और वो पंचायत लेकर आ गए। कर्नल साहब केंद्र में मंत्री थे, हाँ, केंद्र में या राज्य में? केंद्र में। हाँ। तो बोलो जी हम राव वीरेंद्र सिंह के आदमी हैं, लेकिन हमारी समस्या है पानी की। कर्नल साहब बोले भाई ऐसा है, तुम कितने पैसे इकट्ठे कर सकते हो? तो कहने लगे जी हमने 4 लाख तो कर लिए। बोले भाई 4 लाख मैं ग्रांट देता हूँ, और फिर भी कमी हो जाए तो और ले जाना। हमने कहा कर्नल साहब ये राव वीरेंद्र सिंह का आदमी था। बोलो भाई इनका काम करेंगे जब ही तो हमारे बनेंगे। अच्छा, ये देखो सोच थी। ये इसकी इतनी बड़ी सोच, मतलब उनको 4 लाख की ग्रांट दी और साथ में ये भी कह दिया और चाहिए तो और भी ले जाना भाई। और चाहिए तो ऐसे मतलब तो तब शायद वो मैचिंग ग्रांट का था कि आधा आप करो आधा हम दे देते हैं, वो बिल्कुल सिस्टम चलता था उस समय जो। मतलब ऐसी शख्सियत जो मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो आपका याराना कैसे हुआ था, निकटता? ऐसा था जी कि मैंने 78 में प्रैक्टिस की थी जी। उस टाइम हम सिर्फ 32 वकील होते थे यहाँ पर। ठीक है। तो किसी ने बताया भाई राव खेर सिंह है एडवोकेट, जेलदार फैमिली से, जैतपुर से, तो जो वकीलों की जरूरत होती है उनको जोड़ने के लिए, तो मेरे को उन्होंने बुलाया। बोले भाई राव खेर सिंह आपका कोई भी काम होगा हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ लग जाओ। वो दिन था, उस दिन से मैं कर्नल राम सिंह तब चुनाव जीत गए थे तब? हाँ, जीतने के बाद की हाँ, बात? जीत के बाद क्योंकि मैं 77 में नहीं था, 78 में उनके साथ शामिल हुआ था। जी जी। उसके बाद उन्होंने मेरे को डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी लगवाया। कांग्रेस में उस समय या कांग्रेस में हाँ। तो जो प्रोग्राम होता था, नेचुरली जो ऑफिसर्स मीटिंग होती थी साथ में बैठाते थे, तो ऑफिसर्स भी जानने लगे सारी चीज़ों कुछ। जी जी। तो मतलब ये है कि उन्होंने अपने काल में अपने साथियों को इतनी तवज्जो दी होगी, किसी का भी कोई ये जरूर कहते थे कि भाई गलत काम मत करना, जी ठीक काम करके आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी जी। तो एक इतनी शख्सियत जो है 1977 में 30 साल बाद, 1947 में आज़ाद हुआ देश, जी जी। 30 साल बाद इस इलाके को आज़ादी मिली थी। लोगों के अंदर इतना भय था और वो डरते थे बोलते हुए। राव वीरेंद्र परिवार के सामने? हाँ, और कर्नल राम सिंह स्टेज पर देते थे और वो तालियां बजाते थे, तो लोगों के दिमाग में आ गया कि भाई जो है जब इस तरह की बातें हैं तो लोगों के अंदर धीरे धीरे डर निकला। हाँ, डर निकला, क्योंकि एक छात्र राज था उस टाइम राव वीरेंद्र सिंह का। थोड़ा आपके तजुर्बे का हम फायदा लेना चाहेंगे आपका। उस समय की राजनीति भी हम सुनते थे, देखते थे, हमारे से पहले भी जो लोग बताते हैं उनका अनुभव हम आपसे साझा कर रहे हैं। राव वीरेंद्र और उसके एंटी राव और प्रो राव, ये राजनीति चलती थी। आज उनके बेटे राव इंद्रजीत बनाम एंटी राव इंद्रजीत चलती। ये जो लंबा दौर जो तब से चला आ रहा है, राव वीरेंद्र सिंह का जो डर भी बता रहे हो, डेमोक्रेसी में कर्नल राम सिंह ने भी डर निकाला, आज तक ये परिवार फिर राजनीति में जिंदा कैसे है? ऐसा है जी, सबसे क्या वजह रही होगी? आप चुनाव जिताते हैं लोग बाग। देखो वजह ये है कि राव वीरेंद्र सिंह के कट्टर समर्थक हर गांव के अंदर ऐसे मौजूद आदमी है जो डिगते नहीं कभी भी। दूसरे जो साथी थे कर्नल राम सिंह के बाद जो है, कर्नल राम सिंह जब तक थे साथ, जब तक लोगों को डटे हुए थे, उसके बाद वो बिखर गए और इनकी एकता बनी रही। कर्नल राम सिंह के बाद में आप कोई लीडरशिप देखते हो जो राव इंद्रजीत सिंह परिवार को टक्कर देती दिख रही हो आपको? जो देखो जी, आप तो थोड़ा बहुत जो है राव नरवीर सिंह ही कर सकते हैं, और कोई अभी ज्यादा वो नहीं निकल कर के आए। तो अभी जैसे कर्नल साहब ने अपने टाइम में काम करवाए थे, कर्नल साहब के बाद उनके बेटे संजय राव को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट भी दी, चुनाव भी लड़वाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जो राव इंद्रजीत सिंह
हैं या दूसरे राव इंद्रजीत के भाई नहीं संभाल पाए विरासत को, राव वीरेंद्र की विरासत राव इंद्रजीत ने संभाल ली। कर्नल राव राम सिंह की जो विरासत है वो संजय राव नहीं संभाल पाए, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? ऐसे सबसे पहले तो बात ये है जी कि कर्नल राम सिंह का लड़का जो स्टार्टिंग में जो एक गलती की कर्नल राम सिंह ने, जी, उनको पॉलिटिक्स में नहीं ले आए। अच्छा, संजय को पॉलिटिक्स में नहीं लेकर ले गए। आए, और जब ले आए तो बहुत देर हो चुकी थी। और फिर संजय एक बहुत शरीफ लड़का है जी, उसके अंदर कोई किसी तरह के इस तरह की नहीं है। वो अटैच हो गया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, जी जी, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहे वही बात वो करता था। अदरवाइज उनको बीजेपी का भी ऑफर मिला था, जी जी, लेकिन जो है वो सीएम के नज़दीक होने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो उसकी वजह से ये डाउनफॉल चला गया। अदरवाइज तो आज भी हर गांव में कर्नल राम सिंह की वजह से 10-15 फैमिलीज ऐसी हैं जो आज भी कट्टर हैं। अगर मतलब थोड़ा सा पैकअप दिया जाए तो ये लड़का फिर भी कामयाब हो सकता है, लेकिन ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़े नहीं, और दूसरा रास्ता नहीं, और जगह है। एक बात बताओ, हम सुनते हैं कर्नल राम सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कुछ कहकर गए थे जाते जाते, कुछ उनकी अंतिम विदाई से पहले कुछ कहा था संजय को संभालने के बारे वो में? तो कुछ कहा था कि ये कोई वचन निभाया? वो कहा ये आपका दूसरा बेटा है, वो भी एक्सेप्ट कर रहा था। अच्छा, और इसने कोशिश भी की, काफ़ी काम किए इसके वजह से तो, लेकिन पॉलिटिक्स में जो है हिसाब किताब नहीं बनाया इनका। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो अपने दोस्त ही कहूंगा, कर्नल राम सिंह के दोस्त थे, राव इंद्रजीत सहपाठी और कर्नल राम सिंह उनके दोस्त, यही भूमिका थी? हाँ बिल्कुल जी, मुझे गलत तो नहीं? बिल्कुल जी। तो दोस्त के बेटे को, संजय को आगे बढ़ाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार प्रयास किया, नहीं 2 दफा किया है, 2 दफा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन वहां पर जो, क्योंकि कर्नल राम सिंह के टाइम में वो कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे छोटी थी नारनौल, जी जी, और उनके दिमाग में ये आ गया कि भाई यहाँ से जीत सकते हैं, और वहां पर कांग्रेस के खिलाफ हो चुके थे। जी जी, स्टेज पर तो आ जाते थे हुड्डा के में, लेकिन वोट नहीं देते थे। उसी वजह से जो है उनके हार हो गई, कामयाब नहीं हो गए। तो कहीं ना कहीं जैसे हम जन नेता की बात करें तो कर्नल राम सिंह जब तक जीवित थे तब तक तो एक पहचान बना पाए, बाद में नहीं बना पाए जो। तो मौजूदा जो अहिरवाल की राजनीति के इस दौर की बात करते हैं, हमारा विषय भी यही था कि कर्नल राम सिंह जैसा जो शख्स जो हुए, राव वीरेंद्र सिंह को टक्कर दी जिन्होंने, जो है वैसा अभी नजदीक में नहीं दिखाई दे रहा है दूसरा जो है। और कोई कर्नल राम सिंह से जुड़ा ऐसा किस्सा आपको याद हो? कर्नल राम सिंह तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे जी। जी जी, आप जब कर्नल राम सिंह की कोठी को घेर लिया गया था जी, चारों तरफ से घेर लिया 77 में? हाँ जी, 77 में ना? हाँ जी जी, नहीं ये 82 के बाद 82 के चुनाव में। तो कर्नल साहब कहने लगे अगर भाई हमें काउंटिंग पर नहीं जाने देंगे, तो मेरे को और बाबू रणधीर सिंह को कहा भाई तुम जो है डोली कूद के पीछे से और तहसील में पहुंचे हो, क्योंकि ये पहुंचाने नहीं देंगे। इसी दौरान जो राव वीरेंद्र सिंह के पास वो जो महेंद्रगढ़ नारनौल होता था एसपी, जी जी, एसपी और उसकी पार्टी आ गई। उन्होंने एसपी को कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, मेरी कोठी को घेर लिया गया और अब आप आ रहे हो। तो काफ़ी बड़ा कहा, और हम पहुंचने से पहले वहाँ से क्लियरेंस लिया और जा कर के काउंटिंग पर पहुँचे। अब काउंटिंग पे पहुँचने के बावजूद भी हम सब बैठ गए, जब 16 टेबल हुआ करती, जी जी, तो एक दूसरी पार्टी से जो हमने 16 टिकट ले ली, 16 कर्नल साहब के थे। अब राव वीरेंद्र सिंह जो है उसने सोचा कि भाई ये ऐसे तो बात नहीं बनेगी, उसने बदमाश आदमियों को और 16 लगा दिए। कर्नल साहब ने भी सोचा भाई अब कर्नल साहब हमारे पास आए एक एक के पास, अब भाई तुम चुपचाप खड़े हो जाना और दूसरे आएंगे, तो और 16 वहाँ पर 32 आदमी हो गए काउंटिंग में। हाँ एजेंट इतने? एजेंट, हाँ जी। अब बैठ गए तो अब जो है जीत भी गए, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कराया। हमें जो कह दिया 16 आदमियों को अगर आप चौबारे में बैठे रहो, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो इतने यहाँ बैठे रहो।
तो आप अंदर थे, हाँ क्या तस्वीर थी वो तस्वीर जाना था, रिजल्ट क्यों ऐसा रोका है गया? 8,000 के लगभग अंतर आप बता रहे थे, हाँ, हैं? अभी हाँ नरेश जी, चौहान बता रहे थे। हमारी पहली काउंटिंग हुई थी, उसी टाइम मेरे पास तो कल साहब आकर के बोले आप यहाँ से उठ जाओ, यहाँ पर कोई और दूसरा आदमी आएगा। तो मैं तो वहाँ से उस टाइम निकल गया, ऐसे ही हमारे और आदमी निकल गए, हम जा करके पड़ोस में चौबारा में थे, वहाँ पर बैठ गए। तो ये इतना तनाव का माहौल क्यों हुआ था चुनाव में, जो क्यों हुआ था? सवाल इस चीज का वर्चस्व की लड़ाई थी, इसको जो कलराम सिंह को जिताना नहीं चाहते थे, क्योंकि सुमित्रा एक बहुत अच्छी सज्जन लेडी थी, अच्छे खानदान से थी। हाँ, वो तो निर्दलीय भी हाँ, जीती थी रेवाड़ी से जो। अब क्योंकि सारी चीजें होली, हम जीत भी गए लेकिन डिक्लेयर नहीं हो रहा, सारे हाथकंडे भी कर लिए, क्योंकि कलराम सिंह सुमित्रा से बहुत लगाव रखते थे। अपोजिशन होने के बावजूद भी वो हर त्योहार पर उनको भेंट पहुंचाया करते थे। तो ये था किस्सा जो, तो ये आपने गिनती के अंदर की बात बताई, और जैसे नरेश चौहान जी बता रहे थे दिल्ली से भी तब तक वो तो दबाव- आ ही रहा था, वहां से प्रेशर तो पड़ ही रहा था सारा। जी जी। तो सरकार 82 में फिर किन की आई? कल साहब जो मंत्री बने, मंत्री बने जो उसमें जो है। चलिए, आपने एडवोकेट राव केहर सिंह की बातें सुनी, अब हम उत्तम जी जेलदार की बातें सुनवाते हैं। दोस्तों, जो तीसरे मेहमान हमारे साथ बैठे हैं ये है उत्तम सिंह जेलदार, उत्तम यादव जेलदार। मीरपुर गांव है इनका, जहां पर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, रेवाड़ी का चर्चित गांव है। उत्तम सिंह जेलदार उनके निजी सचिव रहे, काफी नजदीक रहे हैं। कर्नल राव राम सिंह के बारे में जिनके पास निश्चित रूप से काफी उपयोगी जानकारी होगी और काफी संस्मरण इनके पास होंगे। तो जेलदार साहब, आपका स्वागत है। बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। तो कोई किस्से बता आपके- दीजिए कर्नल साहब के जुड़े हुए, बढ़िया बढ़िया। 77 में कर्नल राम सिंह आ गए जनता पार्टी के टिकट से, ठीक है, और उनके खिलाफ था वीरेंद्र सिंह का आदमी शिवरतन। ठीक है, चूँकि हम लोग शुरू से विरोधी थे, ठीक है। तो ये 5 आदमी उनके पास गाड़ी में उस वक्त बैठने के लिए आदमी नहीं होते थे। कर्नल साहब के पास? हाँ, जी। क्योंकि इतना भारी उनका भय था। राव वीरेंद्र परिवार हाँ, तो मेरे फादर बताया करते, राव गणेशी लाल, का। बाबू मंगल सिंह, एक मैर, एक और बताया करते, मैं भूल गया, ये उनकी गाड़ी में हुआ करते थे। और जब ये गांव में जाते थे ना, जी जी। तो इनके साथ को आदमी गांव का नहीं घूमता था, लेकिन सब वोट के यहाँ भरते थे, साथ नहीं होते थे, वोट के यहाँ भर लेते थे। पीछे पीछे नहीं होते थे कि भाई भय की वजह से कि भाई कभी ये खबर वहाँ पहुँच जाए, लेकिन राय के सब वहाँ भरते थे। और यही सिलसिला सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। उसका नतीजा हुआ कर्नल राम सिंह जीते। कितने वोटों से जीते थे, कुछ ध्यान है? वो 83-85 जीते थे, 83 वोटों से। 83 या 85 दोनों में से एक थी। मतलब जनता लहर में भी देखो, मतलब जो है चुनाव जीतना बड़ा संघर्षपूर्ण रहा कर्नल साहब के लिए। भाई जी, इतना भारी भय था, जीत गए, यही बहुत बड़ी बात थी। लोग निकलते नहीं थे घरों से। सवाल ही नहीं पैदा होता। भय इतना था कि अगर कोई यूं कह दे कि इसने दिया, तो वो ये गवारा नहीं करते थे, इतना भय था। मेरे फादर के खिलाफ 16 मुकदमे थे। तो कर्नल साहब का सबसे बड़ा काम अगर हम माने तो ये आजादी दिलाने का था। तीनों की बात आ रही है, तो लोगों को भय मुक्त किया। अगर आजादी दिलाने का काम सही मायने में अहिरवाल में किया, तो कर्नल राम सिंह ने किया। जी जी। मैं 74 में मैं कोऑपरेटिव बैंक का वाइस चेयरमैन था, ठीक। मैं तो राजनीति में था ही, जी जी। लेकिन मेरे फादर उनके साथ जाया करते थे, हम दूसरी टीम में साथ जाया करते थे। हम जो एक एडवांस टीम हुआ करती ना, मैं उसमें जाया करता था। हमारे गांव का एक और था, ऐसे 5 आदमी थे। तो तो हम चुनाव उस वक्त प्रचार छोटे- कैसे हाँ, करते हाँ। थे वो बताओ आप। तो चुनाव पर गली गली सब आप पहले चले जाते एक टीम? हाँ, एक टीम पहले जाती थी, बस वो उस वक्त ज़्यादा ये पब्लिसिटी वाला ये भी माइक वाइक भी हो ज़्यादा नहीं थे। वो केवल यूँ कहते थे भाई कर्नल राम सिंह जी आ रहे हैं, तो वो गांव गली गली, वो उन्होंने एक जगह वो नहीं किया शुरुआत में। शुरुआत में गांव की हर गली में गए, वो हाथ जोड़ जी, के जी जी। सबसे। और उसका ये हुआ कि वो लोगों ने राय दी, शक्ल नहीं दिखाई, शक्ल नहीं दिखाई, राय दी जो। राय दी। तो गांव गांव जाते थे? हर गांव, हर गांव में गए, हर गांव गांव की की हर गली गली में ऐसे वोट मांगे कर्नल हाँ, साहब ने? कर्नल राम सिंह ने ऐसे वोट मांगे हर गांव की हर गली में। तो राव सब- वीरेंद्र परिवार ने तो ऐसे कभी वोट मांगे नहीं मेरे ख्याल मांगने की जरूरत नहीं, उनको वैसे ही मिलता है, भय से ही मिलता था उनको। तो नहीं, अब क्यों मिलते हैं? कर्नल राम सिंह ने अब क्यों मिलते नहीं, हैं अब भी कोई मुकाबले में आदमी नहीं है। अगर कर्नल क्यों राम नहीं सिंह है? नहीं, क्यों नहीं, तो सवाल ये क्यों अब नहीं देखो, है? कोई अपने आप किसी ने रोक रखा है? भाई जी को डेवलप नहीं कर पाया अपने आप को। देखिए, वजह क्या रही है? आपके अनुभव से जानना चाह रहे कप्तान हैं। साहब की राजनीति, वो कभी उधर कभी उधर, पहचान यूं नहीं बनी। ठीक है, कभी कप्तान साहब साथ हो गए, कभी कप्तान साहब विरोध में हो गए। ठीक है। कर्नल राम सिंह ने कभी साथ नहीं किया, कर्नल राम सिंह हमेशा विरोध में रहे।
उस विरोध की वजह से लोगों ने उनका साथ दिया। तो अभी कोई एंटी राव अब इंद्रजीत कोई खड़ा होता परमानेंट तो बात बन सकती थी। बन सकती थी, अगर कोई है ही नहीं। कोई है नहीं जो राव नरबीर सिंह है, लेकिन राव नरबीर सिंह कभी कभी पंचर हो जाए ऐसे, जो पंचर हो जाते हैं भाई। जब जहां मौके की बात आती है वो पंचर हो जाते हैं। तो आया तो नहीं राव इंद्रजीत साथ कभी भी, राव नरबीर साथ सिंह नहीं आए, हम्म। लेकिन देखिए वो खुल के भी नहीं आए। खुल के तो एक पार्टी में बोले कहाँ से जो है। कर्नल राम सिंह भी तो एक पार्टी में थे। हम्म। जब कर्नल राम सिंह और वीरेंद्र सिंह एक पार्टी में थे, जो वो वहां स्टेज पे कहा करते कि अच्छा अब मैं बोलूंगा भाई उस के खिलाफ, सरकारी के खिलाफ बोलूंगा, जिसने माइक ऑन करना है, जो करना टेप करनी है करो, और वो खुल के बोलता था। एक पार्टी में थे और जम के बोलता था। कभी कभी राव नरबीर सिंह भी बोल तो जाते हैं, उतना नहीं है, दबंग नहीं है। उतना दमंग नहीं। अच्छा कर्नल राम सिंह कोई मुकाबला नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। और कोई किस्सा कर्नल साहब और से एक दफा मेरा ब्लॉक का इलेक्शन था जी, अजीत मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा था। रावत सिंह उनके बेटे। हाँ, मैंने उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ब्लॉक समिति के चेयरमैन वाला होना था, सदस्य का लड़ रहे थे। सदस्य का लड़ रहे। तो आखिरी में 2 वोट पे झगड़ा हो गया। वो फर्जी वोट डालना चाह रहे थे। मैंने वो फर्जी वोट का वो रेजोल्यूशन लेके मैंने पाट दिया। जब पाट दिया तो हमारा वहाँ झगड़ा हुआ अंदर। जो झगड़ा हुआ तो यहाँ कर्नल साहब के पास भी खबर आई। उधर वो इंद्रजीत मंत्री था उस वक्त, इंद्रजीत भी आ गया, अजीत भी आ गया। कर्नल साहब के पास खबर गई, फटाक से कर्नल साहब आए। अपने आदमी के लिए कोई नहीं करता इतना। क्या रहा फिर परिणाम, क्या रहा? परिणाम मैं जीता। वो टॉस में जीते, 3 आदमी थे। अच्छा अच्छा। और टॉस में भी जबरदस्ती जीतना चाह रहा था। मैंने कहा नहीं, टॉस होगा। चेयरमैन का इलेक्शन था, हम लोग किसके पास नहीं गए। चेयरमैन का इलेक्शन का जो किस्सा आप बता रहे हो, हाँ, कौन सी तो चेयरमैन का था वो ब्लॉक बताओ। का ही। अच्छा, उसके बाद ब्लॉक के चेयरमैन का हमारे पास 1 वोट कम थी, उनके पास 1 वोट ज्यादा थी। ठीक है। हमने कापड़ीवास वो सरपंच साहब थे, हम उनके पास गए कि जी आप बन जाओ, हम 9 वोट दे देते हैं। नहीं, रणधीर कापड़ीवास के पिताजी से पिताजी को श्योताज नाम से। श्योताज। हाँ। फिर कर्नल मतलब साहब वो किस लिए मना कि वो राव डरते थे ना, वहां से रामपराव से डरते थे, उनके साथ थे। हाँ, उनके साथ थे। फिर हम रात को राव अभय सिंह के गए, जसवंत सिंह के यहाँ उनका बेटा था। जी जी। बल्कि उन्होंने तो ऐसी बात कही, वो शांति थी उस वक्त। बोल कर्नल साहब आप कहाँ आ गए इनके पास, इनमें हिम्मत है जो उनके साथ लड़ाई लड़ लेंगे। ये शांति के वर्ड थे। जी जी जी। उन्होंने मना कर दिया। तो अपने आदमी के लिए अगर कोई जान देता था तो कर्नल राम सिंह देता था, और कोई नहीं देता था। मतलब देखो, आपके किस्से बता रहे हैं, उनके प्रति भी तो वफादारी तो पूरी थी। आप 3-3 दरवाजे खटखटाए, उनके प्रति आप डर बता लीजिए इसको। सब जगह तो डर नहीं होता, सब कहीं ना कहीं वफादारी भी तो थी। कहीं नहीं मिली हाँ, उन्हीं की वफादारी मिली। हाँ, वफादारी तो मिली ना। वो भाई तो था। देखो, वफादारी में और भय में फर्क होता है। वफादारी वो फिर वो आप चेयरमैन बनाने गए ना किसी को भी। हाँ भाई, 1 वोट हमारे पास कम थी। वो 1 वोट आप कहा कि आप बन लीजिए, लेकिन चेयरमैन बनने के लिए तैयार नहीं हुए। मतलब लोग टूटे नहीं उनके, टूटे नहीं। डर था वो उस वक्त तक। आप उसको डर मान रहे हो। हाँ, ठीक है, था ही डर। तो और कोई किस्सा? जहाँ तक एम्प्लॉय मुलाजमत की बात है, कोटा वो 1 नहीं लगाते थे। हम एक दफा वो अनुसूचित जाति का था, उसको लेके गए, तो उनके यहाँ को भेदभाव तो था ही नहीं। ठीक है। वो तो हिसाब से लगाते थे, सब बिरादरियों को लगाते थे, सब बिरादरियों को तरजीह देते थे। ठीक है। उन्होंने उसको लगाया, कह लगा काम ठीक से करना। पर अब देखो, आपकी सबकी बातें मैं सुनता रहा हूँ, ये तो जरूर है कि नौकरियां उस समय नेता ही देते थे। उस समय भी, बाद में भी काफी वर्षों तक रहा। ये तो अब इससे पहले तो नेता ही देते थे। 22-12 से 14 से पहले तो नेता ही देते थे। नेता ही देते ये थे। बात तो स्वीकार। हाँ। चलिए दोस्तों, आपने कर्नल राव राम सिंह की जयंती पर, 101वीं जयंती पर, उनके नजदीकी लोगों जो उनसे जुड़े रहे हैं, एडवोकेट नरेश चौहान, राव केयर सिंह एडवोकेट और उत्तम सिंह जेलदार के संस्मरण सुने।
उम्मीद है आपको नई नई जानकारी मिली होगी, काफ़ी रोचक लगा होगा। ये था कर्नल राव राम सिंह का सफ़र। निष्कर्ष की बात करें तो जो बताया गया है, जो सार निकल करके आया है, कर्नल राव राम सिंह ने यहाँ के लोगों को लड़ना सिखाया, यहाँ के लोगों को निडर होना सिखाया, यहाँ के लोगों को भय मुक्त होकर के मतदान करना सिखाया। ये बड़ी बात थी डेमोक्रेसी में, यही सबसे बड़ी ताकत होती है। ये कर्नल राव राम सिंह के गुण थे। दोस्तों, आपको हमारी ये बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।